नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। कार्यक्रम में शीतल पी सिंह अपने बेधड़क और बेबाक अंदाज में खबर का पोस्टमार्टम करते हैं और खबर की एक हिसाब से कहें तो बखिया उधेड़ते हैं और असली खबर बताते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सनसनीखेज दावा है। दावा किया है हॉटमेल के सह संस्थापक और तकनीकी दिग्गज सबीर भाटिया ने। उन्होंने भारत की आर्थिक विकास प्रगति पर सवाल उठाए हैं। सवाल क्या उठाया? उन्होंने कहा है कि भारत में जो जीडीपी की गणना होती है, जो जीडीपी बताई जाती है, वो भारत सरकार गलत तरीके से बताती है, झूठा वो तरीके से बताई जाती है। जो गणना है उससे वास्तविक ग्रोथ, वास्तविक प्रगति भारत की नहीं पता चलती है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरण पर भी चर्चा करेंगे। और ये दावा, ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार यानी मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी बहुत तरीके से बढ़ रही है और जीडीपी के आंकड़े दिखाए जाते हैं। जिसके बाद सवाल उठ गया है कि क्या देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या ये सारे दावे हवा हवाई हैं? सवाल कई हैं और सारे सवालों पे शीतल जी से चर्चा करेंगे। शीतल जी को लाया जाए, उनसे बातचीत करते हैं। शीतल सर, आपने तो इस खबर को गंभीरता से पढ़ा भी है, आपने ही कहा कि इस खबर पे बातचीत करनी चाहिए। तो सर कोई सवाल नहीं, इस खबर पे आप जब आपने पढ़ा तो क्या दिखा आपको? देखिए, ये ऐसा था कि इसको बहुत सारे हमारे विद्वान और ऐसे लोग जो सरकार की आज के वक्त में भी सरकार के प्रचार के शिकार न होके देश की स्थिति के बारे में सच बोलने का साहस करते हैं, अपने को रिस्क करके। क्योंकि ये समय एक बहुत ही कीमती स्थिति है कि आप सच बोलें और निश्चित तौर पर आप सरकार की ओर से प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। तो ये एक रिस्की पोजीशन है, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी माइट होती है, बड़ी ताकत है, और उस ताकत का अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो व्यक्ति बेचारा कुछ भी नहीं होता। वो किस पद से रिटायर हुआ है, किस क्षेत्र का विद्वान है, कलमकार है, सिनेमा का स्टार है, कॉमेडियन है, पत्रकार है, इसकी निजी इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है सरकार के सामने? भारत जैसे देश की, जो महादेश है, 145 करोड़ की आबादी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका 5वां 6वां नंबर, 4था नंबर की बात होती है लगातार। चलिए, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, लेकिन 3, सवा 3, 3.5% के आसपास उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में, मतलब जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उसमें हिस्सा भी है। तो उसमें किसी व्यक्ति की अगर सरकार उसके विरुद्ध आने को तैयार हो जाए तो बड़ी कठिनाई है। इसलिए लोग इन चीजों पर लगभग बचते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों पर बात हो रही है और अब दरअसल वहां से होने लगी है जहां से होने का दुर्भाग्य से हमारे देश में असर होता है। हमारे देश में वही बात कोई भारतीय अगर भारत में रहते हुए कहता है तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। और उसके और भी कारण है कि यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ है जो किसी भी उस बात का खंडन करने, आलोचना करने, व्यक्ति का मान मर्दन करने, व्यक्ति को डराने, धमकाने के लिए मौजूद मिलती है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर। और चूंकि वो सत्ता से उनको एक तरह से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए व्यक्ति जो है और कठिनाई में पड़ जाता है जो स्थानीय स्तर पर करता है। लेकिन जिनके अंतरराष्ट्रीय नाम है और जो दुनिया में अपनी ख्याति रखते हैं और जो सुरक्षित है इससे, और जो उन सेक्टर से आते हैं जो सेक्टर महत्वपूर्ण माने जाते हैं आज के युग में, तो उनकी बात एकाएक जो है गंभीरता और मतलब वो सरकार को हिलाने की ताकत वही रखती। तो सबीर भाटिया, जिनकी टिप्पणी की वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सज्जन हमारे देश में जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से और अन्य इंस्टीट्यूशन से भारत में निकले और विदेशों में चले गए, जो हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो वो लोग जाके वहां विदेशों के मतलब सुविधा संपन्नता में उन्होंने अपने को विकसित किया और वो दुनिया में बड़े नामों में बदल गए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो सबीर भाटिया उनमें से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये जो फ्री का ईमेल है ये चलाने के लिए एक कंपनी विकसित की, एक सहयोगी के साथ, हॉटमेल। और 1997 में वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने उस जमाने में 400-500 बिलियन की कुछ खरीदी थी। तो वो बहुत बड़ी परिघटना थी। हमारे अखबार और हमारे टेलीविजन, हमारे मतलब जो भी हमारे प्रचार के उस जमाने के साधन थे, वो सब उनकी तारीफों से रंग गए थे। हमारी राजनीति उनकी तारीफ कर रही थी। पूरा भारतीय डायस्पोरा खुशी से भर गया था
क्योंकि ये इस तरह की सफलताएं भारत ने उसके पहले नहीं देखी। तो ये थोड़ी एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हीं सबीर भाटिया ने अब वो आईना भारत में वापस दिखाया है जो भारत में भी बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया कि हमारी जो विकास दर सरकार बता रही है जीडीपी की, ये जालसाजी है, ये सच से इसका वास्ता नहीं है, इसमें आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। याद करिए, यही बात सुब्रमण्यम स्वामी जमाने से कह रहे हैं, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रहे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, एक जमाने में केंद्रीय मंत्री भी रहे, और एक उनकी अलग स्थिति है, लेकिन इस समय दुत्कारे हुए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की भी आलोचना करते हैं, देश की अर्थनीति वगैरह की आलोचना करते हैं, चीन के संदर्भ में जो भारतीय इस समय जो शासक तबका है उसकी जो परिस्थिति है उसकी आलोचना करते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि भारत में रह के अगर आप इस समय प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की आलोचना करते हैं तो बहुत संभव है कि आपको कोई नोटिस ही न ले, या आपकी बात दबा दी जाए, आपको खारिज कर दिया जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी अपने इस बयान के साथ खारिज। दूसरा नाम आइए, आज से पहले इसी भारत सरकार के जो वर्तमान में मोदी जी के दौर में पैदा हुई 14 के बाद, जिसके बारे में तरह तरह की बातें, उसके जो आर्थिक सलाहकार थे 1918 तक, अरविंद सुब्रमण्यम, तो ये रहे 2014 से 2018 तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार, ऑफिशियली अर्थशास्त्री है, ज्ञाता है। इन्होंने 19 में अपनी एक शोध पत्र लिखा, 2019 में, जब वो सरकार से बाहर आ गए तब, इंडिया जीडीपी मिस एस्टिमेशन, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड्स, मैकेनिज्म्स एंड इम्प्लीकेशंस। और इसके बाद इन्होंने बहुत से लेख लिखे, बहुत से इंटरव्यू दिए, और इन्होंने कहा कि ये जीडीपी की जो वृद्धि दर हम दिखा रहे हैं, ये कम से कम 2.5% बढ़ा के दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप 7% भी मान लीजिए कि एवरेज हमारी जीडीपी दिखाई जा रही है, और 2.5% उसमें से इनके हिसाब से जो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे बढ़ा के दिखाई जा रही है, तो अगर इसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है 2.5%, तो ये तो 5% 4% रह जाती है। यही बात दूसरे लोग भी कह रहे हैं। और इन्होंने बताया कि हम जिस तरह से ये इन गणनाओं में बहुत कमी, एक तो हम असंगठित क्षेत्र को ठीक से कैलकुलेट नहीं करते, दूसरे हमने इस सरकार ने आने के बाद जीडीपी का जो आधार वर्ष माना जाता है उसको बदल दिया। तो इन्होंने ये सारी बातें बताई और उन कमियों पर इशारा किया जिनको बाद में दूसरे लोगों ने इको किया। ये मतलब बताया मैंने कि 2014 से 2018 तक खुद भारतीय सरकार के जो मोदी जी के नेतृत्व में बनी मई में 2014 में, उसके आर्थिक सलाहकार थे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद अरुण कुमार जी, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, सत्य हिंदी पर भी आते रहते हैं, देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, बहुत नाम है, बहुत सभ्यता से अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे मतलब आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनको सोशल मीडिया और मीडिया पर देखते हैं, और बहुत सारे देश और दुनिया के बड़े स्तंभों में अपना लेख वगैरह लिख के अपनी बात कहते हैं। उनकी एक किताब आई थी, इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, परसिस्टिंग कॉलोनियल डिसरप्शन, और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, खुद सत्य हिंदी पर भी बहुत से इंटरव्यू दिए। इसमें वो तो बहुत ही क्रिटिक है इस पूरी प्रणाली के, जिस तरह से जीडीपी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आज नहीं तो कल ये गुब्बारा फूटेगा और तब देश जानेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इसमें तो बहुत गड़बड़ियां हैं। वो तो इसे माइनस तक लाते हैं, लेकिन और वो आधार उन्होंने भी वही लिया है कि ये सारा हम जीडीपी जो बनाते हैं, इसमें देश का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है, बड़ी अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र में है, हम उसके कैलकुलेशंस पे जाते ही नहीं है। आपको याद होगा कि भी हाल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पंकज पचौरी साहब से बात की थी, जो मनमोहन सिंह साहब के आर्थिक तो नहीं, मीडिया सलाहकार, और उन्होंने एक सर्वेक्षण जो हमारे यहाँ की एक बड़ी आर्थिक इकाई ने किया था, जो कि इस सरकार की समर्थक मानी जाती है, उसने बताया था कि देश में 100 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है, वो बाजार के लिए अनुपयोगी हो गए। अब ये जो आंकड़े हैं, इसके बाद हमने सायम का आंकड़ा लेते हैं,
जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स का संगठन है SIAM, उसने बताया कि वाहनों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है। 23 से ही ये घटना शुरू हुआ है। ट्रैक्टरों के बारे में इस तरह की बात पहले आ चुकी है। अब तो मोटरसाइकिलों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी कमी आई। तो यानी लोगों की खरीदने की क्षमता को ये प्रभावित करती है। फिर ये बताती है, उसकी हालत बताती है। फिर FMCG वाला जो संगठन है, जो जरूरी सामानों के बनाने वाले कंपनियां हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय देश की बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें ये आपके इनके बाबा भी शामिल हैं, हरिद्वार वाले रामदेव जी। FMCG उत्पादकों के संगठन ने ही बताया कि बाजार में 3-4%, 5% का श्रिंकेज हो गया है उनके, फिर वो बढ़ते गए आंकड़े। तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा खुद सरकार द्वारा स्वीकृत बताता है कि हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे जा रहा है, ऊपर जाने की जगह। एक्सपोर्ट का हमारा जमाने से $400 बिलियन पे ऊंच नीच फंसा हुआ है, $50 इधर $50 उधर। ये तब है जब रूस से कच्चा तेल सस्ता मिलने की वजह से हमारे जो रिफाइनरीज हैं और जो प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं, इन लोगों ने इस दौरान काफी निर्यात किया है और बहुत पैसा बनाया है और बड़ा लाभ हुआ है उसमें। तो ये एक जो विंडफॉल हुआ है, जिसके लिए विंडफॉल टैक्स भी लगाया गया, ये नॉर्मल नहीं है, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 500 बिलियन भी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का क्रॉस नहीं हुआ है, जिसको मोदी जी ने आते ही 1000 बिलियन डॉलर क्रॉस करने की बात की थी। तो ये सब चीजों के सामने जब ये तथ्य आते हैं, अब गीता गोपीनाथ जो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल की ही है, उन्होंने भी GDP की अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाया और 2016 में उनका जो एक शोध पत्र है जो बहुत साइट किया जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी वास्तविक, उन्होंने भाषा बहुत शालीन रखी है मैं कहूंगा, लेकिन बात तो कही थी कि हमारी ये वास्तविक आर्थिक प्रभाव को पूरी तरह प्रतिबिंबित करने में असफल है आंकड़े का ये तरीका। और कौशिक बसु, ये भी विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे और भारत सरकार के भी आर्थिक सलाहकार ये भी रह चुके हैं। ठीक है, मोदी जी के जमाने में नहीं थे, पहले वो भी लगभग यही बात कह रहे हैं। और एक बहुत ही वरिष्ठ समाजशास्त्री और भारत में रह के मूलतः फ्रेंच नागरिक जियां दिरेज, जिन्होंने हमारे देश की गरीबी और साधारण लोगों के बारे में असाधारण काम किया है, बहुत बड़ी अच्छी उनकी पुस्तक भी है और बहुत सारे उनके लेख हैं, इंटरव्यूज हैं, लगभग यही बात वो भी कहते हैं। तो बात सिर्फ सबीर भाटिया तक सीमित नहीं है, बात है कि बात में दम है, इसलिए इसे दुनिया कह रही है और आप इसे बुलडोज करके उनका नहीं अपना नुकसान कर। सच जो है वो हमें, जी, सच हमें समृद्ध करता है और झूठ हमें किसी न किसी समय धोखा देता है। तो बेहतर ये है कि सच को समझिए, ये वार्निंग्स है, इसको सबको ठीक कीजिए, ये आंकड़े बनाने की पूरी प्रणाली को पारदर्शी कीजिए, जो आपके आलोचक हैं उनकी बात को भी महत्व दीजिए और इन तथ्यों के साथ जनता को विश्वास में लीजिए, दुनिया को विश्वास में लीजिए। आज के युग में झूठ बहुत देर तक कैरी ओवर नहीं किया जा सकता, वो कहीं न कहीं पकड़ा ही जाता है। इतनी बात समझाने के लिए सबीर भाटिया की ये टिप्पणी को उस अंदाज में इस देश को लेने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और अच्छा हुआ तुमने इस विषय को लिया। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश तो की इस बात को समझाने की, पता नहीं दर्शकों के तक ये बात पूरी पहुंच जाएगी, समझ में आएगी तो अच्छा लगेगा। वो तो दर्शक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन शीतल सर, आखिरी सवाल यह है कि ये जब झूठ, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, मोदी सरकार झूठे दावे कर रही है GDP को लेकर, विकास को लेकर, ये जब अंतरराष्ट्रीय छवि को क्या कैसे प्रभावित कर सकता है और निवेशकों का भरोसा अगर डगमगा गया तो फिर क्या असर पड़ेगा? अरे वो तो आप देख रहे हो, सारे निवेशक लाखों करोड़ लेके भारतीय बाजार से वापस भाग गए। सारे अंतरराष्ट्रीय निवेशक तो अपना पैसा निकाल ले गए, पूरा बाजार डूबा हुआ है। तो उस भरोसे का तो सबूत सामने है, उसमें तो अब कोई कहने की बात नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। जी, तो दुनिया की अंतरराष्ट्रीय छवि पर एक हिसाब से भारत का बट्टा लग रहा है फिर तो?
नहीं, निश्चित तौर पर भारत को अभी बहुत काम करने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में असरदार बनने के लिए। हम अभी संख्या की वजह से ये जो हमारी इकोनॉमी है उसकी वजह हमारी 145 करोड़ की जनसंख्या है। प्रति व्यक्ति हमारी आय तो बहुत कम है ना, अफ्रीकन देशों के आसपास, और उसमें भी हमारे यहाँ साफ साफ बंटवारा है। दक्षिणी राज्यों की आय तो बेहतर है, काफी बेहतर है, डबल से ज्यादा बेहतर है, और यूपी बिहार मध्य प्रदेश इन सब की आय जो है वो अफ्रीका के गरीब देशों जैसी है। तो हमें तो वहां से उठना है। अगर इस पे हम घमंड कर लेंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। और हमें बहुत काम करना और बहुत चीजें ठीक करनी है। तो ये तो शुरुआत है। अगर हम अपने आंकड़े भी जाली रखेंगे तो ये हमें आगे नहीं ले जाए। बिल्कुल, तो यहीं पर कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जैसे कि शीतल सर ने कहा कि अगर आंकड़े पारदर्शी तौर पर जारी नहीं किए जाएंगे तो ये हमको नीचे ही ले जाएंगे। हमारी छवि तो वैसे भी खराब हो रही है। सर ने कहा कि ज्यादातर निवेशक भाग रहे हैं और अगर फिर तो भारत पे बहुत ही बुरा बट्टा लग जाएगा। मोदी जी को अपनी जो झूठे दावे हैं जीडीपी के, और कई उदाहरण भी दिए शीतल सर ने कि एक पहला शख्स नहीं है जिन्होंने कहा, कई लोग लगातार कह रहे हैं। अब जहां से ये आवाज उठाई है आई है उससे फर्क पड़ सकता है क्या? नमस्कार।